हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फिक्शन लाई हूँ जिसका नाम है सो फुल ऑफ लव आई कुड बेयरली ईट। इसका राइटर है यानी इसका ऑथर है सिजर। शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। लाइक उसकी सारी फिक्शन लालवांजी बॉटम पे ही बेस्ड है और स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज उन्हीं में से एक स्टोरी मैं लाई हूँ आपके लिए। ये स्टोरी हिस्टोरिकल ओमेगा वर्ड्स में है और इसमें हमारा ओमेगा है लालवांजी और हमारा अल्फ़ा हमारा वेइंग है। मैंने आप लोगों से पहले ही पूछा था कि आप लोगों को वेइंग बॉटम देखना है या लालवांजी बॉटम। तो वोटिंग के हिसाब से लालवांजी को वोट ज़्यादा मिले हैं, तो स्टोरी लालवांजी बॉटम पे ही बेस्ड है। स्टोरी बहुत अच्छी है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया ये स्टोरी हिस्टोरिकल है, तो इसके अल्फ़ा और ओमेगा नेम्स भी हिस्टोरिकल ही दिए गए हैं, यानी शियानयू यानी अल्फ़ा, खुनजे यानी ओमेगा। पर अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर सिंपली ओमेगा और अल्फ़ा ही यूज़ करूँगी। तो चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी एपिसोड यानी अनटेम एपिसोड 29 से स्टार्ट होती है, जिसमें लालवांजी यीलिंग आया था और अचानक से एक छोटा सा बेबी आके लालवांजी के पैरों पे यानी लेग्स पे क्लिंगी हो जाता है। तो लालवांजी जैसे ही नीचे देखता है तो वो देखता है एक छोटा यानी 1.5 ईयर का बेबी उसकी टांगों को टाइटली पकड़ा हुआ होता है। उससे पहले लालवांजी उस बेबी को उठाए या उसे कुछ बोले, अचानक से वहाँ पे वेइंग आ जाता है। वेइंग की प्रेजेंस देख के लालवांजी का हार्ट इतना ज़ोर से चलने लग जाता है और उसकी पूरी चेस्ट जॉय से भर जाती है। उससे पहले वो वेइंग से कोई बात करे, उसी टाइम वेइंग उसे इन में लेके आ जाता है और वो दोनों वहाँ पे टी पी रहे होते हैं। तो अचानक से आयुआन जाके लालवांजी की लैप यानी गोदी में जाके बैठ जाता है। तो उन दोनों को देख के वेइंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराना शुरू हो जाता है। तो उस सारी चीज़ों को देख के लालवांजी को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है और उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। पर लालवांजी उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, यानी जो सेंसेशन उसे हो रही थी वेइंग के नज़दीक होते हुए लालवांजी का एक एक बॉडी का हिस्सा बिल्कुल फायर हो चुका था। फायर यानी हीट हो रही थी उसे अंदर ही अंदर। फिर अपने ख्यालों में ही गुम हो जाता है और उसे उस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वेइंग अपने सेक्स से दूर चला गया है और बार बार किसी न किसी खतरे में पड़ जाता है, पर वो कभी भी हमारी मदद नहीं लेता, ना ही फर्स्ट एड लेता है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए लालवांजी का दिल करता था कि कभी कभी के जाके वेइंग के साइड में बैठ जाए और उसकी मदद करे। वो सारी चीज़ें सोचते हुए लालवांजी की फीलिंग और ज़्यादा यानी उसके डिज़ायर्स और ज़्यादा हो रही थी और उसके सिम्टम्स यानी ओमेगा वाले सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। उसकी वजह से लालवांजी कोई भी बात इनिशिएट नहीं करता वेइंग के, और वो दोनों ऐसे ही चुपचाप मील को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही साइलेंटली वो दोनों ब्रिल माउंट्स की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो ब्रिल माउंट्स की तरफ जाने वाले होते हैं तो लालवांजी के दिमाग में एक सवाल आता है। वो ये सोचता है कि क्या हम अपने स्वार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ब्रिल माउंट्स बहुत ज़्यादा दूर है, आयुआन कैसे चल पाएगा? हम अपनी स्वार्थ की मदद से भी तो वहाँ चले जा सकते हैं। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है तो वो देखता है कि वेइंग की स्वाट नज़र नहीं आ रही, जो चीज़ लालवांजी ने पहले ही नोट कर दी थी। पर वो वेइंग से कुछ नहीं बोलता और अपने सवाल को खा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस चीज़ को लेके उन दोनों के बीच में फिर से कोई आर्ग्यूमेंट हो और इनका इतना अच्छा दिन जो गुजरा था वो ख़राब हो जाए। पर बार बार लालवांजी के दिमाग में वही चीज़ें आ रही थी कि आयुआन की छोटी टांगें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो फुल जर्नी अपने पैरों से चल पाए। फिर भी आयुआन बार बार वेइंग को बोलता है कि मुझे चलने दो, तो वेइंग बार बार उसे नीचे करता है और उसके बाद फिर से उसे वो गोदी में उठा लेता है। पर जब आयुआन लालवांजी की गोद में होता है तो जब वेइंग उसे लेने की कोशिश करता है तो उन दोनों की बॉडी टच होती है। तो उस टच से लालवांजी की हीट इतनी ज़्यादा रेज हो जाती है और उसकी ब्रेथ रुक जाती है। आयुआन जो टाइटली लालवांजी को पकड़ा हुआ था उसी तरह वो वेइंग को भी टाइटली पकड़ देता है। लालवांजी सोचता है कि क्लाउड रेसेस में बच्चे बिल्कुल भी इस तरह बिहेव नहीं करते। तो वो सारी चीज़ देख के लालवांजी का हार्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे आयुआन का टच करना, क्लिंग करना, हग करना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और आयुआन भी बहुत खुश था जब उसे लालवांजी ने इतने सारे टॉयज़ दिए और लालवांजी को भी आयुआन को उठाना, उसे अपनी गोदी में बिठाना और उसे खेलना बहुत पसंद आ रहा था। पर अचानक से उसका दिल बहुत ज़्यादा ब्रोक हो जाता है जब वो सोचता है कि आज के बाद वो शायद ही आयुआन को देखेगा, शायद ही वो वेइंग को फिर से देखेगा। फिर वो सोचता है कि आज की मुलाकात में वेइंग और लालवांजी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुई थी और वेइंग का मूड भी पहले से बहुत अच्छा था। तो वो सोचता है शायद ये आयुआन की वजह से, शायद अगर वो फिर से मिले और उसमें आयुआन ना हो तो वेइंग फिर से वो बिटरनेस और उसका फेस बिल्कुल एंग्री हो और कोल्ड बिहेव करे। तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए लालवांजी का चेस्ट में फिर से पेन फील होता है, पर वो अपनी वॉक को कंटिन्यू करता है। वो जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से लालवांजी को कुछ और फील होता है उसकी चेस्ट की तरफ।
वो सेंसेशन जो बिल्कुल चेंज थी, स्ट्रेंज थी और अनकंफर्टेबल थी, पर उसमें कोई पेन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है जब वो चल रहे होते हैं। उनको 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था वहाँ से चलते चलते ब्रूनल माउंट्स की तरफ, पर वो सेंसेशन लालवान जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होने लगा। तो वो अपनी कदम को रुका देता है और वो अपनी चेस्ट की तरफ देखता है। वो ये सब देख के शॉक हो जाता है। वो सोचता है शायद ये मेरा भरम है। उसके पूरे चेस्ट की तरफ कपड़े बिल्कुल स्टेन्स होते हैं, यानी पूरे गीले होते हैं। इवन दो उसको 3 लेयर्स के कपड़े पहने होते हैं, फिर भी उसकी चेस्ट पूरी गिली होती है। लालवान जी वहीं खड़ा हो जाता है और वो कंफ्यूजन से अपने आप को देख रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, पर उसका माइंड बिल्कुल फ्रोज हो जाता है क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या देख रहा है और उसकी बॉडी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। वेइंग, जिसको पता नहीं चल रहा था कि शायद लंचा रुक गया है, वो आगे ही बढ़ रहा था। तो अचानक से उसे फील होता है कि लालवान जी के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही, तो वो वहाँ पे रुक गया। और वो जैसे ही पीछे देखता है कि लालवान जी बहुत पीछे रह गया था, तो वो जाके लालवान जी से पूछता है, लंचा? वेइंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा अनसर्टन होती है। उससे ये फील हो रहा था कि शायद वेइंग को लगता है कि लालवान जी यहीं से ही उसे गुड बाय कहना चाहता है। लालवान जी वो उसे बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे रुका नहीं हूँ और ना ही मैं यहीं पे गुड बाय कहना चाहता हूँ, पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था कि उसके पूरे रोब्स बिल्कुल गीले हो चुके थे और डम और स्टेन्स पूरी बॉडी पे उसके फैल रहे थे। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है, पर वो फिर से बंद कर देता है। तो वेइंग समझ जाता है कि शायद कुछ तो गलत है। वेइंग लालवान जी के बिल्कुल करीब आ जाता है। उसके हाथ में अभी तक आयुआन होता है जो उसे टाइटली पकड़ा हुआ होता है। लालवान जी जो अपनी पूरी बॉडी को हाथ मारा होता है, वो देखना चाह रहा था कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। जहाँ उसकी हीट साइकिल स्टार्ट हो गई है, वो ये सोच रहा होता है। सारे जितने भी कल्टिवेटर्स ओमेगा यानी कौन से होते हैं, जब वो अनएक्सपेक्टेड यानी उनके डेट से पहले अगर उनकी हीट स्टार्ट हो जाती है, तो उनको पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए। पर लालवान जी की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। लालवान जी को कभी किसी ने इस बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया था, तो उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ वेइंग उस सारी सिचुएशन को समझ गया था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। वो लालवान जी के बिल्कुल करीब चला जाता है। वो जैसे ही लालवान जी के करीब जाता है और उसे स्मेल करता है, तो वो समझ जाता है। वो बोलता है, मिल्क, और वो वहीं फ्रोज हो जाता है। उसकी ग्रिप जो आयुआन पे थी वो भी लूज हो जाती है। वो उसी टाइम बोलता है, लंचा। वेइंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो देख के लालवान जी बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है। एयुआन, जिसका फेस वाइविशन के पीछे बैक साइड था, वो उसी टाइम अपना फेस लालवान जी की तरफ कर देता है। वो अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करता है लालवान जी की ओर। तो लालवान जी को लगता है कि शायद एयुआन उसके पास आना चाहता है, पर जब एयुआन उसके चेस्ट को हाथ मारता है, तो वो समझ जाता है कि उसका अटेंशन किस चीज़ ने लिया है। वो देख के लालवान जी और वेइंग दोनों का फेस बिल्कुल बर्न आउट हो जाता है। और उसी टाइम वेइंग बोलता है, आयुआन। आयुआन को पकड़ने ही वाला होता है, तो आयुआन अपनी ग्रिप वेइंग से छुड़ा के नीचे चला जाता है और वो लालवान जी की दोनों टांगें पकड़ लेता है, उस उम्मीद से कि लालवान जी उसे उठाएगा। एयुआन लालवान जी के रोब्स की मदद से बिल्कुल उसके चेस्ट की तरफ आ जाता है। लालवान जी वो देख के बिल्कुल फ्रोज खड़ा हो जाता है, पर उसके अंदर बॉडी इतनी ज़्यादा अर्ज करी थी कि वो उसी टाइम आयुआन को पकड़े और आयुआन को अपने चेस्ट के करीब ले आए और अपने रोब्स को खोल के आयुआन को जो चाहिए वो उसे दे। पर फिर उसे वो सोच आती है कि उसके पास कोई राइट नहीं है, यानी उसे कोई हक नहीं कि बिना पूछे वो आयुआन को ये सारी चीज़ें दे। तो वो देख के वेइंग उसी टाइम आयुआन को पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आयुआन? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि लोगों को बिना पूछे उनको हाथ नहीं लगाया करो। आयुआन बिल्कुल वेइंग की बात को सुनता है और उसके बाद वो फिर से लालवान जी की तरफ मुड़ जाता है और वो पूछता है कि मैं आपको हाथ लगा सकता हूँ? आयुआन इतना ज़्यादा छोटा होता है कि बेरली कोई बात उसकी समझ आए, पर लालवान जी और वेइंग दोनों उसकी बातों को समझ गए थे। एयुआन जब लालवान जी से परमिशन लेता है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है। उसको लगता है कि अब वो उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो उसे चाहिए, पर उसी टाइम वेइंग उससे पकड़ लेता है। वो ग्रोल करता है और बोलता है, नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकता, इधर आओ तुम मेरे पास। और वो उसी टाइम आयुआन का फेस लिफ्ट कर देता है और अपने आर्म्स में क्लोजली पकड़ लेता है। आयुआन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वो चाहता है वो लालवान जी के पास जाए, पर वेइंग उसे इतना फोर्सफुली पकड़ देता है। तो अचानक से लालवान जी बोलता है, मैं उसे उठाऊं? वो चीज़ सुन के वेइंग थोड़ा हैरत से देखता है लालवान जी की ओर और उसके बाद उसकी नज़रें लालवान जी की चेस्ट पे चली जाती हैं। पर वो इतना ज़्यादा एम्बेरस फील करता है, तो वो अपनी नज़रों को फिर और कहीं लेके जाता है। दूसरी तरफ लालवान जी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आयुआन बहुत ज़्यादा छोटा है और उसका दिल ये चाह रहा था कि वो उसी टाइम आयुआन को पकड़ ले और उसे वो दे जो उसे चाहिए, क्योंकि आयुआन के चीक्स तो राउंड थे, पर उसके लिम्स यानी उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पतली थी। तो लालवान जी के दिल में तो बस यही था कि वो आयुआन को उठाए और उसे केयर करे, क्योंकि आयुआन बहुत ज़्यादा फर्जाइल नज़र आ रहा था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। तो
तो वो बस आयुआन की केयर करना चाह रहा था। तो वो अपनी नज़रों को आयुआन से हटा के वेइंग की तरफ करता है। वेइंग जो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो लानवांजी के रोब्स यानी चेस्ट वाली साइड ना देखे, जो बिल्कुल घिली हुई थी और जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेन्स लगे हुए थे मिल्क के। तो वो लानवांजी से पूछता है, लंचा तुम श्योर हो? वेइंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो लानवांजी नोट करता है यानी हाँ में जवाब देता है। ये पहली बार हुआ यानी इतने टाइम के बाद उनकी पहली मुलाकात थी जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही उनके बीच में, वरना वो जब भी मिलते थे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होती थी उन दोनों के बीच में, क्योंकि लानवांजी अपने इंटेंशन सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता था। और जब से वेइंग यानी वेविशन डेमोलिक कल्टीवेशन में टर्न हो चुका था तो उसकी वजह से उसका टेम्पर हमेशा हाई होता था। तो उस वजह से लानवांजी बहुत ज़्यादा डर रहा था कि किसी भी हालत में कोई भी ऐसी बात ना हो जाए जिसमें उन दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाए। पर वेइंग बहुत लंबी सी सांस लेता है और वो आयुआन लानवांजी के हाथ में शिफ्ट कर देता है। आयुआन जो बहुत ज़्यादा खुशी से लानवांजी की आर्म्स में आ जाता है और लानवांजी भी उसे टाइटली पकड़ देता है। वो उसे अपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर देता है। उसे ये फील हो रहा था कि उसका जो हार्ट था जैसे अब वो फुल हो चुका है, कोई चीज़ जो मिसिंग थी अब वो फिल हो गई है। पर उसकी चेस्ट में से जो मिल्क फ्लो हो रहा था उससे ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है। आयुआन जो बहुत ज़्यादा फ्लफी आइस बना के लानवांजी की चेस्ट को ही देख रहा होता है और उसके हाथ क्वेश्चनली पूछ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वेइंग जो अपनी नज़रों को उस सारी चीज़ों से हटाया हुआ था। लानवांजी बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कौन सा पार्ट ह्यूमिलेशन वाला है। तो वेविशन चुप होके फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है यानी ब्रूल माउंट्स की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि वो लानवांजी को ये दिखाना चाह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी हैं। तो जैसे ही वेइंग चलता है लानवांजी पीछे से लंबी सी सांस लेता है और पीछे से वो भी चलना शुरू हो जाता है। और काफ़ी खामोशी के बाद वेइंग बोलता है कि ये पहले हो चुका है। ऑफकोर्स लानवांजी यानी एक खून से यानी ओमेगा के लिए ये सारी चीज़ें अननोन नहीं थी। क्लाउड रेसेस में इन सारी चीज़ों के बारे में उन सबको पढ़ाया गया था यानी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि अगर ऐसी सारी सिचुएशन हो जाए तो वो कैसे उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए कौन सी स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जिससे ये सारी चीज़ें रेगुलेट कर सके। लानवांजी के टीचर्स ने उसको ये भी बताया था कि अगर वो हीट में होगा तो उसे कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे उसकी हीट थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। इवन लानवांजी को तो ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी और बेबी बर्थ के बारे में भी लेक्चर दिए गए थे। तो लानवांजी की मेमोरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसे ये बात भी रिमेंबर थी कि एक बार उसके टीचर ने एक बात बताई थी कि यानी खुनसे यानी ओमेगा अगर वो लोग बर्थ यानी अगर चाइल्ड के साथ नहीं हैं फिर भी वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर वो कौन सी सिचुएशन में होगी वो बात लानवांजी अपनी टीचर से पूछने ही वाला होता था कि वो सारी क्लासेस एंड हो जाती थी। तो अभी भी वो अनक्लियर है कि ये सिचुएशन क्यों आई है। उसके पास कुछ होता ही नहीं है वो वेविशन को जवाब दे सके। वेविशन जिसे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता वो बहुत ज़्यादा क्यूरियसली लानवांजी की तरफ ही देख रहा होता है, क्योंकि वो लानवांजी की तरफ से एक्सप्लेनेशन ही ऑफर कर रहा था। पर लानवांजी के पास कोई एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं। तो वो अचानक से बोलता है, वेंचिंग यहाँ पे है, उसे मेडिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अगर तुम चाहो तो तुम इस सिचुएशन से लेके तुम वेंचिंग को दिखा सकते हो। जाने से पहले लानवांजी जो सुन के बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। वो चाहता था कि वो वापस जाए क्लाउड रेसेस, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए उसके फिजिशियंस मौजूद थे जो उसको बचपन से लेके केयर करते थे और उसे हर चीज़ ओमेगा से रिलेटेड बताते थे। पर अगर वो अभी यहाँ पे फ्लाई करके वापस क्लाउड रेसेस जाएगा उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड था, क्योंकि उसके पूरे कपड़े और उसकी स्टेट अच्छी नहीं थी। पर वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि वेंचिंग एक ज़रूर फिजिशियन है, पर वो उसके लिए स्ट्रेंजर है और वो स्ट्रेंजर के सामने कैसे ये सारी चीज़ें फेस करेगा। और उसके बाद उसे एक दूसरी चीज़ क्लिक हो जाती है कि अगर वो वेंचिंग से बात करेगा तो उसे और टाइम मिलेगा ब्रूल माउंट्स में, तो वो वेंचिंग से पूछ सकता है वेइंग के बारे में कि वेइंग को क्या हो गया है, वो अपनी स्वाड क्यों नहीं उठा रहा और वो डेमेटिक कल्टीवेशन में क्यों कन्वर्ट हो गया है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वेइंग की मदद कर सकूँ। ये सारे सवाल पूछने के लिए लानवांजी बहुत ज़्यादा उत्साहित था। ये सारे सवाल वेंचिंग से पूछने के खातिर लानवांजी अपनी पूरी एम्बेरसमेंट को दूर करता है और वो आगे बढ़ता है। तो वो देखता है कि अब शाम होने को है और अगर वो जब वापस जाएगा क्लाउड रेसेस तो ज़रूर उसको पनिशमेंट मिलेगी। पहली पनिशमेंट कि वो बिना बताए इन्फॉर्म किए बगैर क्लाउड रेसेस से बाहर गया। दूसरी पनिशमेंट श्योरली इस बात के लिए कि उसने वेविशन यानी वेइंग से बात की और शायद वो पनिशमेंट डबल होने वाली है। और तीसरी पनिशमेंट कि वो ब्रूल माउंट्स में आया। जितने दिन वो ब्रूल माउंट्स में रहेगा उतने दिन उसकी पनिशमेंट बढ़ेगी। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है। वो देखता है कि वेइंग उसे ही कंसर्न वे में देख रहा होता है
और एयुआन बहुत ज़्यादा टाइटली उसे पकड़ा होता है। तो वो सारी चीज़ें देख के लानवान जी सोचता है अगर मैं चाहूँ भी तो मैं अब यहाँ से नहीं निकल सकता। वो ब्रिल माउंट्स पहुँच जाते हैं। वेइंग इस बार दूसरे पार्ट में जाता है, यानी अब दूसरी डायरेक्शन से लेके जा रहा होता है एयुआन और लानवान जी को। लानवान जी समझ जाता है कि शायद वो इसी के लिए ही कर रहा है, क्योंकि वो वेइंग के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा अगर वेइंग के साथ लानवान जी इस स्टेट में इस तरह जाएगा और उससे सारे लोग इस स्टेट में देख लेंगे। तो क्योंकि उसके पूरे रोब्स बहुत ज़्यादा अनटाइडी होते हैं और उसकी चेस्ट वाले एरिया में बिल्कुल मिल के स्ट्रेन लगी होते हैं, तो वो इस बात के लिए थोड़ा खुश था कि वेइंग उसे समझता है। तो वो जैसे ही ब्रिल माउंट्स के अंदर आ जाते हैं वो देखता है सराउंडिंग्स को। एक इंसान के रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी हर जगह पे महसूस हो रही थी। तो इवन लानवान जी को उसके ऊपर हावी होती भी फील हो रही थी। तो वो उसी टाइम एयुआन को टाइटली पकड़ देता है। वो ये सारी चीज़ें महसूस करके उसी टाइम वेइंग और आयुआन को वहाँ से उठा के लेके जाना चाहता था और वो वही वर्ड्स बोलना चाहता था कि वेइंग मेरे साथ घुसो आओ, पर वो नहीं चाहता था कि उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो, तो वो अपने लफ्ज़ों को अंदर ही रखता है और कुछ नहीं बोलता। वेइंग आयुआन और लानवान जी को एक छोटी सी केव में लेके आ जाता है जो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, ग्रिम होती है और ऐसी फीलिंग आ रही होती है उसमें से कि यहाँ पे कुछ गलत होगा या हुआ है। लानवान जी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वेइंग उसे यहाँ पे क्यों लेके आया है, पर थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे एक बेड भी था, वहाँ पे कुछ टेबल्स भी थी, कलर्स थे, ब्रशेस थे और छोटे छोटे टेलिस्मान्स थे और वो केव बिल्कुल वेइंग की तरह स्मेल कर रही थी। लानवान जी एक डीप ब्रेथ लेता है। लानवान जी सोचता है कि वेइंग की फ्रेगनेंस कन्वर्ट होने से पहले उसकी थोड़ी चेंज थी फ्रेगनेंस, पर अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो गाइस इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, पर मुझे आप लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप लोगों को ये फिक्शन अच्छी लगेगी तो ही मैं इस फिक्शन को कंटिन्यू करूँगी, तो वरना हम चेंज कर देंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस पार्ट के लिए आपकी क्या राय है। और दूसरी बात यार, मेरी असली यानी मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है और ना ही मैं इंडिया से हूँ, तो ये रिविलेशन में जल्दी बताऊँगी कि आखिर मैं कहाँ से हूँ। पर प्लीज़ यार डू नॉट हेट मी, हम सब एक वंशन फैमिली है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हो या कहीं से हो, हम सब एक वंशन कम्युनिटी के फ़ैन हैं, तो हम एक फ़ैमिली हैं और आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह ही हो, हम सब वंशन फैमिली हैं। तो बहरहाल तो मैंने इसमें ट्राई किया है कि मैं काफ़ी हिंदी वर्ड्स यूज़ करूं। अगर मैंने मिस प्रोनाउंस किए हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूं कि मैं बेहतर हिंदी भी बोल सकूं। तो चलें मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो ज़रूर बड़ी बनाऊंगी मैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।